कैसे आपने कबाड़ के प्लेन्स को बॉम्बर में कन्वर्ट कर दिया था? अब हमारे देश भी उस टाइम पे बिल्कुल ही नई इंडिपेंडेंट कंट्री थी और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम वर्ल्ड मार्केट में जा कर के नया मतलब वहाँ से एक बॉम्बर खरीद के लाएं और यूज करें। तत्कालीन कॉमर्स मिनिस्टर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। Absolutely, आपने एक जिक्र किया एक नाम का, जिमी। बिल्कुल। उनसे कहा कि आप एयरफोर्स छोड़ के HAL में आ जाइए। भारतीय सरकार ने ये वाले जो बॉम्बर्स थे रॉयल एयरफोर्स के या US एयरफोर्स के, उनके जो पायलट्स थे उनको अप्रोच किया कि हमारे इस तरह के ये बॉम्बर्स को उड़ा करके बैंगलोर तक ले जाना है। उन्होंने पर ट्रिप एक ऐसा अमाउंट कोट किया कि भारत सरकार फिर उसको मतलब अफोर्ड नहीं कर पाई। उनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रिक्वेस्ट किया कि आप ये एयरलाइन की काम छोड़िए और HAL में आकर के देश की सेवा करिए। वही काम फिर जिमी मुंशी ने वॉलंटियर किया कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। शुरुआती दिन कैसे रहे सर? ज्वाइन किया, ट्रेनिंग हुई, कमीशन हुए, कैसे रहे थे वो शुरुआती दिन? कुमार गौरव, संजय दत्त, ये इनके सबके बड़े बड़े बाल देख करके हम लोग भी कॉलेज में बड़े बड़े बाल रखने का हम लोग भी मतलब शौकीन थे। हम लोग एकेडमी पहुंचे और सबसे पहले तो हमें मतलब हेयर कट के लिए भेज दिया गया। विद इन हाफ एन आवर के अंदर हमारी पूरी कोर्स के सारे जितने बार हमारे बैचमेट थे, दे ऑल लुक द सेम। उनके सबकी बाल ऐसे काट दिए गए। फ्लाइट लेफ्टिनेंट तपन चौधरी, एक बार तो वो पाकिस्तान सरगोधा बिल्कुल एयरबेस गए थे, क्या हुआ था सर? चिड़ियों की एक झुंड आ गई एंड इनके जहाज से टकराया वो, और इंजन के अंदर एक चिड़िया घुस गया जिसकी वजह से इंजन का अमूमन क्या देखते हैं कि जब इजेक्ट होता है तो पायलट को ज़्यादातर इंजरी होती है और कई बार बहुत ही खतरनाक इंजरी होती है। इजेक्शन जब होता है तो आपके पास शायद 30 सेकंड भी टोटल आपके हाथ में नहीं है। मोस्ट केसेस में ये होता है कि पायलट को स्पाइन में इंजरी आ जाता है कई बार। 1971 वॉर का जिक्र किया है। अमृतसर में एक सलोन में बैठे हुए थे वो, और जब ऊपर से गुजरे जहाज तो उन्होंने आवाज़ से पहचान लिया था। तो उनको ये लग गया कि ये जो इंजन है ये किसी और जहाज का है, इंडियन एयरफोर्स का जहाज नहीं हो सकता। तो ये भाग करके सलून से बाहर आए और इन्होंने देखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स की मतलब वो पूरी ग्रीन एंड वाइट वाली स्टार्स एंड मार्किंग वगैरह लेकर के। पाकिस्तान के पास जो JF-17 है उसके मुकाबले हमारा राफेल कैसा? कैपेबिलिटी उनकी भी मतलब बहुत ही मतलब अच्छी कैपेबिलिटी है। चौथी सबसे बड़ी फोर्स होने के बावजूद भी हमारे जो जवान हैं उनके जो गियर्स है, सेफ्टी गियर्स है, वो इतने एडवांस नहीं है। हम चाहे अमेरिका की बात करें, रूस की बात करें, चीन की बात करें। मैं एक्चुअली एग्री नहीं करूंगा आपसे इस बात पे। जय हिंद, मैं हूं विकास वर्मा और आप देख रहे हैं रखवाले, एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम देश के असली नायकों से आपको रूबरू कराते हैं। ये वो लोग हैं जिनके नाम पर हमारी सांसें चलती हैं और जिनके दम पर हमारा तिरंगा लहराता है। ये वो लोग हैं जिनके साहस और समर्पण से देश सुरक्षित और सशक्त है। इनके जीवन की कहानियां सिर्फ हिम्मत की मिसाल नहीं है, बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए प्रेरणा है। रखवाले सिर्फ शो नहीं है, ये सलाम है उनके जज्बे को, उनकी कुर्बानी को। यहाँ आपको मिलेंगी अनसुनी कहानियां, कठिन मोर्चों की बातें और देशभक्ति की धड़कन। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज रखवाले के इस एपिसोड में हमारे मेहमान हैं 25 सालों तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना इंडियन एयरफोर्स में सेवा दे चुके रिटायर्ड विंग कमांडर अरिजीत घोष। एयरफोर्स और फौज पर इनकी नई किताब आई है, नाम है एयर वॉरियर्स। विंग कमांडर अरिजीत घोष ने साल 1986 में एयरफोर्स ज्वाइन की। कई सारे फ्रंट्स जैसे नॉर्थ ईस्ट और वेस्टर्न बॉर्डर पर भी वो तैनात रहे। 25 सालों की सर्विस में 4 एयरफोर्स यूनिट्स को कमांड किया। खासकर जब नॉर्थ ईस्ट में घुसपैठ चरम पर थी, उस वक्त विंग कमांडर अरिजीत घोष वहां पर तैनात रहे। इसके अलावा एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पर भी वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साथ ही विंग कमांडर अरिजीत घोष एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, जो कि किसी स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन जैसा ही होता है, उसके भी सेक्रेटरी रहे हैं। और फौज के अलावा विंग कमांडर सर के अंदर एक क्रिकेटर भी है, रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं, BCCI के लेवल B क्रिकेट कोच रह चुके हैं, साथ ही घरेलू मैच में BCCI के रेफरी भी रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आके, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। सर, एक
किताब आपकी आई है और इसी सिलसिले में आपसे बातचीत का ये हम सिलसिला शुरू भी कर रहे हैं, एयर वॉरियर्स। तो मैं ये किताब पढ़ रहा था, तो इसमें एक जगह आपने जिक्र किया है कि कैसे आपने कबाड़ के प्लेन से को बॉम्बर में कन्वर्ट कर दिया था। वो समझना चाहता हूँ सर, क्या वो कहानी थी, ज़रा बताइए। आपके किताब में ये इसका जिक्र है। ये बहुत ही दिलचस्प एक कहानी है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में जब ख़त्म हुई तो जो अलाइड फोर्सेस थे, यूएस एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स इंग्लैंड की, जो इंडिया में वो अपने बेसिस थे उनके, खास करके नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ से वो चाइनीज़ मतलब जापानीज़ टारगेट्स को हिट करते थे, बेसिकली म्यांमार में, चाइना में। उसके लिए उनको मतलब हिमालय के ऊपर से उड़ना पड़ता था। एंड वो एक मतलब काफ़ी दिलचस्प कहानी है अपने आप में। जी, किताब में बड़े अच्छे से पेज नंबर 30 हाँ, पर तो जिक्र है उसमें फिर वो जब ये वॉर ख़त्म हुआ तो चूंकि ये प्लेन्स एक तो बहुत हैवी बॉम्बर्स थे, 28,000 29,000 kg की इनकी वज़न होती थी, और काफ़ी डैमेज हो चुके थे वॉर ऑपरेशंस में, 4-5 साल से लड़ाई चल रही थी। तो ऐसा समझा गया कि इनको वापस अपने देश ले जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फाइनेंशियली भी मतलब उसका कोई सेंस नहीं बन रहा था। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इन जहाज़ को यहीं पे छोड़ जाएंगे इंडिया में, पर जाने से पहले इनको डिसेबल कर देंगे, मतलब इनको दोबारा कोई उड़ा ना पाए, ऐसा कर देंगे। और तो यूएस एयरफोर्स तो चली गई वापस, और ये जो काम था इन जहाज़ को तोड़ करके मतलब डिसेबल करने का, वो रॉयल एयरफोर्स को दिया गया, ब्रिटिश एयरफोर्स को। उन्होंने अपना जो काम है वो अच्छे से किया, कॉकपिट्स तोड़ दिया, इंस्ट्रूमेंट पैनल्स पे रेत डाल दिया, इंजन्स के अंदर रेत डाल दिया। ये सब होने के बाद ये जहाज़ जो थी ये उड़ने की स्थिति में फिर रही नहीं। तो इनको कानपुर के पास चकेरी की एक एयरबेस भी है, वहाँ पे इनको एक मैदान के अंदर इनको छोड़ दिया गया। करीब 100 ऐसे पुराने बॉम्बर्स जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्टिवली यूज हुए थे। जी। तो अब ये इस तरह से पड़े रहे 3 साल, करीब 3 साल मतलब ऐसे ही पड़े रहे, और चारों तरफ से इनकी मतलब वो जंगल और ये वो हो करके मतलब इट बिकेम लाइक अ एयरक्राफ्ट ग्रेवयार्ड। तो इस बीच में 1948 में पाकिस्तान के जो ट्राइब्समैन थे वो कश्मीर में घुस आए और श्रीनगर तक ऑलमोस्ट पहुंच गए। तो जो श्रीनगर के जो कश्मीर के उस टाइम के जो महाराजा हरी सिंह थे, उन्होंने फिर इंडियन सरकार, भारतीय सरकार से उन्होंने दरख्वास्त किया कि आप अपनी सेना भेजिए यहाँ पे और हमें मदद करिए। तो उस टाइम पे फिर इंडियन एयरफोर्स को भेजा गया श्रीनगर में, और ये जो एडवांसिंग जो इनके ट्राइब्समैन थे पाकिस्तान के, उनके ऊपर गोलीबारी चली और मतलब फाइनली इनको पीछे मतलब वापस भेजा गया अपने देश में। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा उस टाइम एयरफोर्स को फील हुई वो ये था कि हमारे पास कोई हैवी बॉम्बर है ही नहीं। मतलब जो भी मतलब उनके ऊपर बमबारी वगैरह किया गया वो हल्के जहाज से किया गया। यहाँ तक कि जो डकोटा हमारी जो ट्रांसपोर्ट की प्लेन थी जी, उनको यूज़ किया गया, कार्गो प्लेन को एज बॉम्बर्स। उनके अंदर, उनके बॉडी के अंदर बॉम्ब्स को रखा गया और उनके साइड डोर से बॉम्ब को धक्का दे करके बाहर गिराया जाता था। बिल्कुल, आपने अपनी किताब में उसका भी जिक्र किया है। बिल्कुल। तो ये बात बहुत मतलब खलती थी, क्योंकि बॉम्बिंग के लिए भी एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है, उसको एम करने का एक तरीका होता है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ही नहीं हो सकती थी मतलब इन जहाज़ों के साथ। मतलब ब्लाइंड बेसिकली धक्का दे करके बॉम्ब बाहर फेंकने वाली बात थी। तो एयरफोर्स को लगा कि एक हैवी बॉम्बर तो बिल्कुल ज़रूरी है हमारे लिए उस टाइम पे। अब हमारे देश भी उस टाइम पे बिल्कुल ही नई इंडिपेंडेंट कंट्री थी, और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम वर्ल्ड मार्केट में जा कर के नया मतलब वहाँ से एक बॉम्बर ख़रीद के लाएं और यूज़ करें। तो इस दौरान
एयर हेडक्वार्टर्स में कुछ लोगों को ये याद आया इस बात का कि इस तरह से कानपुर में ये जो एयरक्राफ्ट ग्रेवयार्ड में पड़े हैं बॉम्बर्स, इनको एक बार देखना चाहिए कि वहाँ से कुछ बन सकता है कि नहीं, कुछ उनको मतलब 2-4 एयरक्राफ्ट के अलग अलग पार्ट्स यूज़ करके एक एयरक्राफ्ट हम तैयार कर सकते हैं कि नहीं। इस तरह से ये ख्याल आया इनके मन में, और उन्होंने फिर उस तरह से एक टीम भेजी वहाँ पे कानपुर में। उन्होंने चेक किया और उनको लगा कि कुछ एयरक्राफ्ट हम उस तरह से तैयार कर सकते हैं, मतलब अलग अलग एयरक्राफ्ट से कुछ पार्ट्स यहाँ से कुछ पार्ट्स वहाँ से लेकर के हम तैयार कर सकते हैं। तो ये काम फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, HAL को सौंपा गया बेंगलोर में। अब ये प्रॉब्लम था कि वो जहाज पे काम करने के लिए मैसिव मतलब ओवरऑल की ज़रूरत थी, मतलब पूरी जहाज ओवरऑल करना पड़ता उनको उड़ाने के लिए, और वो फैसिलिटी कानपुर में था नहीं। तो फाइनली उन्होंने एक बेसिक सर्विसिंग करके उन जहाज को उनके इंजन वगैरह स्टार्ट करा दिया, और उनको फिर जो HAL के जो चीफ टेस्ट पायलट थे उन्होंने वॉलंटियर किया कि मैं इनको कानपुर से फ्लाई करके बैंगलोर ले जाऊंगा इसी हालत में, मतलब इस तरह की मतलब ऐसे टूटे फूटे हालत में। और मतलब ये बिल्कुल मतलब वो जो रिप्ली की बिलीव इट और नॉट वाली स्टोरीज आती थी पहले, उस तरह की बात है कि उन्होंने ये काम एक्चुअली किया, और एक बार नहीं 42 टाइम्स 42 एयरक्राफ्ट्स उन्होंने, जिनको जो कि पिछले 4 साल से एयरक्राफ्ट ग्रेवयार्ड में पड़े थे, उनके ऊपर जंगल और ये हो रहा मतलब चल रहा था, उनको उड़ा के वो कानपुर से बैंगलोर लेकर के आए, और फिर वहाँ पे HAL में काफ़ी मैसिव उनके ऊपर काम चला। एंड बाय एंड ऑफ 1949 ये एयरक्राफ्ट बन के तैयार हो गए और इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर हो गया, और इंडियन एयरफोर्स का पहला हैवी बॉम्बर इस तरह से एक कानपुर के एयरक्राफ्ट ग्रेवयार्ड से तैयार किया गया। इसमें सर एक कहानी छूट गई। हाँ। तत्कालीन कॉमर्स मिनिस्टर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। Absolutely, आपने एक जिक्र किया एक नाम का, जिमी। बिल्कुल। उनसे कहा कि आप एयरफोर्स छोड़ के HAL में आ जाइए। वो वाला किस्सा थोड़ा सा रह गया इसमें। अगर ये एक्चुअली जो जिमी मुंशी थे, इनका पूरा नाम था जमशेद काइकोबार्ड मुंशी, और ये इनके जो पिताजी थे वो हैदराबाद में मतलब नवाब थे, वो बेसिकली मतलब वन ऑफ द नवाब्स जो हैदराबाद स्टेट में निज़ाम के अंदर जो आते थे। और ये 2 भाई थे। ये इनका जो छोटा भाई था वो भी इंडियन एयरफोर्स में था, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनकी प्लेन की क्रैश हुई तो मतलब उनकी डेथ हो गई उसमें। और ये जिमी मुंशी जो बड़े भाई थे, जिनको मतलब जमशेद जी मुंशी जिनको कहते थे, उनका मतलब पेट नेम बन गया था जिमी मुंशी। तो जिमी मुंशी ने वॉलंटियर किया, मतलब वो उस टाइम पे इंपीरियल एयरवेज करके हमारी एक प्राइवेट एयरलाइन थी, उसमें पायलट थे। तो उनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रिक्वेस्ट किया कि आप ये एयरलाइन की काम छोड़िए और HAL में आकर के देश की सेवा करिए। और वो तैयार हो गए, और उसके लिए फिर मतलब HAL के चीफ टेस्ट पायलट, पहला चीफ टेस्ट पायलट HAL के, वो उस पोस्ट पे वो ज्वाइन किए। वही लेके गए थे उन विमानों को? वही लेके गए। 42 मतलब एयरक्राफ्ट उन्होंने मतलब फेरी किया कानपुर से लेकर के। और इसके मज़े की बात यह है कि उससे पहले इंडियन एयरफोर्स ने, भारतीय सरकार ने, जो ये वाले जो बॉम्बर्स थे रॉयल एयरफोर्स के या US एयरफोर्स के, उनके जो पायलट्स थे उनको अप्रोच किया कि हमारे इस तरह के ये बॉम्बर्स को उड़ा करके बैंगलोर तक ले जाना है। और उन्होंने पर ट्रिप एक ऐसा अमाउंट कोट किया, क्योंकि ये इतना रिस्की काम था कि इसके चांसेस थे कि मतलब हर एक 10 ट्रिप में मेरे ख्याल से 8 ट्रिप क्रैश हो जाने के चांसेस थे, मतलब ये इस हालत में थे वो एयरक्राफ्ट। तो उन्होंने इतना हाई फिगर कॉस्ट किया, कोट किया पर ट्रिप, कि भारत सरकार फिर उसको मतलब अफोर्ड नहीं कर पाई। और वही काम फिर जिमी मुंशी ने वॉलंटियर किया कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। और उनको जब ये ऑफ़र किया गया कि हर एक ट्रिप के लिए आपको कुछ पैसे, एक हैंडसम अमाउंट दिया जाएगा HAL के तरफ से, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, सेइंग कि मैं ऑलरेडी HAL से सैलरी ले रहा हूँ एक, और ये मेरे काम के अंदर ही आता है, जॉब प्रोफाइल के अंदर आता है मेरा एज चीफ टेस्ट पायलट, तो मैं ये काम के लिए अलग से पैसे नहीं ले सकता। तो अब ज़रा सा हम शुरुआत में चलते हैं। हम चलते हैं 1986 में। आपने एयरफोर्स ज्वाइन की, तीनों सेनाएं थीं। आप
नौसेना में जा सकते थे, आप इंडियन आर्मी में जा सकते थे, लेकिन आपने भारतीय वायुसेना को ही क्यों चुना सर? एक्चुअली मेरे बड़े भाई थे भारतीय वायुसेना में ऑलरेडी उस टाइम पे, और एक मैं बात बताना चाहूँगा कि मैं बचपन से क्रिकेट खेलने की बहुत शौकीन था। और जब मेरी ग्रेजुएशन हुई तो उस टाइम पे मैं ऑलरेडी अपने स्टेट अंडर 22 टीम के लिए खेल रहा था, बिहार टीम के लिए, और यूनिवर्सिटी ईस्ट जोन टीम में खेल रहा था। तो मैं नहीं चाहता था कि उस स्टेज पे मैं क्रिकेट खेलना बंद करूं, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं क्रिकेट खेलता रहूं तो शायद आगे भी खेल पाऊंगा जाके। तो किसी और नौकरी में जाने से उसी स्टेज पे शायद मेरा क्रिकेट ख़त्म हो जाता, क्योंकि उन दिनों तो क्रिकेट में कोई पैसे वैसे मतलब करियर के तौर पे तो हम नहीं उसको अपना सकते थे। तो मुझे लगा कि अगर मैं फोर्सेस में जाता हूँ तो फोर्सेस की अपनी एक सर्विसेज की टीम खेलती है हर एक नेशनल चैम्पियनशिप में, हर एक डिसिप्लिन में, इंक्लूडिंग क्रिकेट। और उसमें अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप रणजी ट्रॉफी खेल सकते हैं सर्विसेज की तरफ से। एंड ये एक मुझे काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव सा ऑप्शन लगा। और चूंकि मेरे बड़े भाई ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स में थे और वो सर्विसेज टीम से खेल रहे थे उस टाइम पे, तो मुझे लगा कि अगर मैं एयरफोर्स में ज्वाइन करूं तो मतलब मेरे लिए काफ़ी मतलब अच्छा रहेगा। तो यही राज था एयरफोर्स ज्वाइन करने का। तो शुरुआती दिन कैसे रहे सर? ज्वाइन किया, ट्रेनिंग हुई, कमीशन हुए, कैसे रहे थे वो शुरुआती दिन? उनका थोड़ा सा बताइए, कैसी ट्रेनिंग होती है इंडियन एयरफोर्स में शुरुआती के? और मतलब आपको कोई फोबिया था पहले से? मतलब ऊंचाई से डर तो नहीं लगता था, पानी से डर तो नहीं लगता था इस एयरफोर्स में आने से पहले? नहीं, वैसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। और एयरफोर्स में जब आ गए हम लोग, तो मुझे अभी भी याद है, हम लोग सिकंदराबाद स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे, पहले हमारे वाराणसी में एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड है, वहाँ पे हमारी मतलब 5 दिन का एक वो इंटरव्यू होता है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का जी। वो हमने क्लियर किया, फिर मेडिकल के लिए गए, फिर मेडिकल क्लियर किया, फिर उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनती थी, उसमें नाम आया। तब जा कर के हमारे पास एक कॉल लेटर आया सेइंग कि आप एयरफोर्स एकेडमी में फलाने तारीख को फलाने टाइम पे आप रिपोर्ट करिए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के बाहर। आपको एयरफोर्स एकेडमी की बस मिलेगी, आप मतलब वो आपको एकेडमी में लेके जाएगी वहाँ से। तो हम लोग वहाँ पहुँचे। हमारे जो बैच के लोग थे सभी लोग आए थे उसी टाइम पे, और सभी लोग अलग अलग जगह से आए थे, ऑल ओवर इंडिया से आए थे, अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग बैकग्राउंड्स, और किसी के बड़े बड़े बाल, किसी के ड्रेस कुछ अलग सा। तो इस तरह से सभी लड़के थे उस टाइम पे। हम लोग एकेडमी पहुंचे और सबसे पहले तो हमें मतलब हेयर कट के लिए भेज दिया गया। एंड विद इन नो टाइम, मतलब विद इन हाफ एन आवर के अंदर हमारी पूरी कोर्स के सारे जितने बार हमारे बैचमेट थे, दे ऑल लुक द सेम। उनके सबकी बाल ऐसे काट दिए गए। तो इससे पहले आपको जुल्फों का कोई शौक रहा था? आपको पसंद थे अपने बाल? उस टाइम पे हम लोग मतलब सभी बड़े बड़े बाल रखते थे। संजय दत्त, बिल्कुल। क्या चल रहा था ट्रेंड सर? वही संजय दत्त वाली, और कुमार गौरव, संजय दत्त, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये इनके सबके बड़े बड़े बाल देख करके हम लोग भी कॉलेज में बड़े बड़े बाल रखने का हम लोग भी मतलब शौकीन थे। तो सबसे पहला झटका तो वही लगा कि हमारे बाल ऐसे काट दिए गए, जिसका कि मतलब हम लोग टोटल मेरे ख्याल से 40-45 लोग थे हमारे बैच में, और 45 लोग मतलब आप अलग उनको नहीं पहचान पाएंगे, मतलब सबको एक ही तरह का लगने लगा था। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई हमारी। फर्स्ट मतलब एकेडमी पहुँचे और हमारी वो हेयर कट हुई, एंड देन फिर फिजिकली भी काफ़ी मतलब हमारे एक सीनियर कोर्स होती थी वहाँ पे एकेडमी में, जो हमसे 6 महीने सीनियर थे। हर एक 6 महीने पे एक नया कोर्स एयरफोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग होती है उनकी। तो जो सीनियर कोर्स है वो फिर ये जो जूनियर कोर्स आती है 6 महीने के बाद, उनको तैयार करते हैं कि जो ट्रेनिंग के जो हार्डशिप्स हैं वो एडजस्ट करने के लिए। तो उसमें फिर काफ़ी फिजिकल, मतलब कभी भागना, कभी दौड़ना, कभी ज़मीन पे रोल करना, कभी कूदना, ये सब चलता रहा। तो दैट वाज पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग एक्चुअली। तो रात को किसी भी टाइम पे कॉल आ जाता था कि जो हमारा कोर्स नंबर था उसका
चिल्ला के कोई नीचे से बुलाता था कि आप मतलब आकर के लाइन में लग जाइए रात को 3 बजे या 4 बजे जो। तो ये सभी मतलब एक तरह से हमारी ट्रेनिंग ही थी, इन द सेंस कि फौज में ऐसे ही होता है, जब रिक्वायरमेंट आए, जब आपको कोई पुकारे आपको जाना पड़ेगा। तो हम लोग चूंकि सिविल बैकग्राउंड से आए थे तो इस बात को समझने में हमें थोड़ी सी टाइम लगी। लेकिन अब जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रेनिंग उस टाइम पे दिया गया हमें, उससे एक लाइफ की हमारी डिसिप्लिन बन गई। और हालांकि पहला 1-1.5 महीना काफ़ी मुश्किल लगा था, तो बट मतलब हम लोग मतलब चूंकि पूरी कोर्स की एक साथ वो ट्रेनिंग होती थी तो वी मैनेज्ड, हम लोग अपना धीरे धीरे एडजस्ट कर लिए उस चीज़ को। तो आपके डिक्शनरी में जैसा आप से बातचीत में पता चला कि ना शब्द नहीं होता है, और ख़ासतौर पर फोर्सेस में भी ना शब्द नहीं होता है। ऐसा ही आपकी किताब में पेज नंबर 85 पे एक किस्से का जिक्र है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट तपन चौधरी। बिल्कुल। एक बार तो वो गए थे पाकिस्तान, सरगोधा बिल्कुल एयरबेस गए थे, पहली बार गए थे, लौट भी आए थे जी। और दूसरी बार जब गए थे क्या हुआ था सर, वो किस्सा ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताइए। एक्चुअली पहला जो इनका अटैक था सरगोधा पे, सरगोधा एक्चुअली एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स का सबसे बड़ा बेस है। और जब ये 1965 की लड़ाई शुरू हुई तो उस टाइम पे उनके पाकिस्तान एयरफोर्स के काफ़ी सारे लड़ाकू जहाज़ हमारे इधर आकर के इंडियन फील्ड्स के ऊपर उन्होंने बमबारी वगैरह किया और कुछ एयरक्राफ्ट को डैमेज कर दिया ग्राउंड के ऊपर ही। तो इंडियन एयरफोर्स उसके रिटेलिएशन में, उसके जवाब में अगले दिन ही सुबह से लेकर के सुबह 5:40 में पहला अटैक हुआ था सरगोधा पे। वो 4-5 मतलब वेव्स में अटैक होता रहा पूरे दिन भर, शाम के 5 बजे तक मेरे ख्याल से। लास्ट जो अटैक गया था वो शाम को 5 बजे गया था। तो उसमें उन्होंने अटैक करके सरगोधा एयरबेस को काफ़ी मतलब बहुत डैमेज किया जा करके, बहुत सारे एयरक्राफ्ट डैमेज किया, बहुत रनवेज डैमेज कर दिया। तो उसमें ये तपन चौधरी जो थे वो पहला सॉटी, जो पहला रेड गया था 5:30 बजे वाला सुबह का, उस रेड में ही वॉज वन ऑफ द पायलट्स। चार हंटर एयरक्राफ्ट गया मतलब 4 हंटर एयरक्राफ्ट की एक फॉर्मेशन गई थी उधर बॉम्बिंग के लिए, एंड ही वॉज वन ऑफ द पायलट्स। तो काफ़ी मतलब उनके ऊपर फायरिंग वगैरह हुआ ग्राउंड से, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, और उनके जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो उन्होंने एयरक्राफ्ट को एयरबोर्न किया इनको एंगेज करने के लिए, उनसे लड़ाई, वो सब करके ये लोग सेफली वापस आए। काफ़ी अटैक हुआ इनके ऊपर, बट ये लोग अपने बॉम्ब्स वगैरह ये करके, बॉम्बिंग करके वापस आए सेफली, एंड दे केम बैक टू बेस। हलवारा से गए थे ये लोग, हलवारा एयरफोर्स बेस से। लेकिन वो मिस कर गए, फ्लाइट लेफ्टिनेंट तपन चौधरी तो मॉस्को जा रहे थे, अचानक से अनाउंस, वो वाला किस्सा आपने वहां से नहीं सुनाया। यस, तो तपन चौधरी एक्चुअली मतलब उस टाइम पे हमारे MiG-21 जो जहाज था मतलब उसका इंडक्शन हो रहा था। लेकिन वो आए नहीं थे। आया था, एक स्क्वाड्रन ऑलरेडी अवेलेबल था इंडिया में। अच्छा, एक ही स्क्वाड्रन था, मतलब 15-16 जहाज केवल। तो बाकी जो पायलट्स थे उनका ट्रेनिंग होना था रशिया में जाकर के। तो तपन चौधरी के अपने 7 स्क्वाड्रन में थे, ये 7 स्क्वाड्रन एयरफोर्स में। तो उसमें उनके करीब 8-10 पायलट्स को एक साथ एक बैच बना करके भेजा जा रहा था रशिया में, हाँ मॉस्को में ट्रेनिंग करने के लिए, MiG-21 की बेस पे वहाँ पे रशिया में जा करके वहाँ से सीख के आने के लिए। तो ये लोग वेट कर रहे थे पालम एयरपोर्ट पे, एंड पूरी रात वहाँ पे ऑलमोस्ट बैठे रहे अपने डिपार्चर की अनाउंसमेंट के उसमें। और सुबह एक अनाउंसमेंट हुआ कि ये जो इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स वेट कर रहे हैं वो फलाने इंफॉर्मेशन डेस्क पे आकर के मिले हमसे। तो ये लोग सब गए वहाँ पे। वहाँ उनको बोला गया कि आप फौरन अपने स्क्वाड्रन्स हैं वहाँ पे वापस जाइए। आपको अभी फ़िलहाल आपका जो ट्रिप है रशिया का वो कैंसिल किया जा रहा है, आप रिपोर्ट करिए ड्यूटी के लिए अपने अपने स्क्वाड्रन्स पे। तो हलवारा एयरफोर्स बेस में ये वापस चले गए। उनके 7 स्क्वाड्रन वहाँ पे उस टाइम पे बेस था जी। और उसको ज्वाइन किया, एंड 1965 वॉर उसी के मतलब
जी, 10-15 दिन के बाद वो शुरू हो गया वो। तो उनका एक वो रह गया, और उसके बाद वॉर के टाइम में उन्होंने मतलब अपनी फ्लाइंग वगैरह की और पाकिस्तान में जाके बॉम्बिंग वगैरह भी किया। लेकिन 15 सितंबर 1965 को इनको 2 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट हलवारा के ऊपर बॉम्बिंग करने के लिए आ रहे थे, तो इनको स्क्रैम्बल किया गया हलवारा से उन 2 जहाज को एंगेज करने के लिए। जी। और जब ये टेक ऑफ कर रहे थे उस टाइम पे एक मतलब सडनली टेक ऑफ पाथ के ऊपर एक फ्लॉक ऑफ मतलब चिड़ियों की एक झुंड आ गई, एंड इनके जहाज से टकराया वो, और इंजन के अंदर एक चिड़िया घुस गया, जिसकी वजह से इंजन का मतलब इंजन डैमेज हो गया। एंड चूंकि वो लो लेवल पे थे उस टाइम पे, मतलब टेक ऑफ ही कर रहे थे, उस लेवल पे हिट हुआ, तो उनके पास बहुत ज़्यादा मतलब मैन्यूवर करने का मौका नहीं था। फिर भी उन्होंने पूरी कोशिश की कि जहाज घुमा करके वापस लैंड कराने की, लेकिन जहाज में चूंकि आग भी लग चुका था तो फाइनली वो हो नहीं पाया, एंड एयरक्राफ्ट उनकी क्रैश हो गई, एंड उस क्रैश में तपन चौधरी की मतलब डेथ हो गई। और ये मेरे कज़िन थे एक्चुअली, ये मेरे कज़िन ब्रदर थे। जी। ये जब आप फ्लाइट से इजेक्ट होने के बारे में बताते हैं, तो मतलब एक कॉमन मैन जो है वो फिल्मों में देखता है कि इजेक्ट इमरजेंसी बोल के वो इजेक्ट करता है, लेकिन अमूमन क्या देखते हैं कि जब इजेक्ट होता है तो पायलट को ज़्यादातर इंजरी होती है, और कई बार बहुत ही ख़तरनाक इंजरी होती है, और उसके बाद इतना होता है कि उनको ऑफ ड्यूटी भी कर दिया जाता है, ग्राउंड की फिर पोस्टिंग मिलती है। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा बताइए सर, कैसा होता है, और क्या कभी आपके जीवन में ऐसा कभी मौका आया? ये एक्चुअली जो पायलट का सीट होता है उसको इजेक्शन सीट कहते हैं। जी। फाइटर एयरक्राफ्ट में जो पायलट का सीट होता है उसको इजेक्शन सीट कहते हैं, और उस सीट के साथ वो जहाज के बाहर जा सकते हैं इमरजेंसी में। तो उस सीट के नीचे रॉकेट्स लगे रहते हैं। मार्टिन बेकर करके एक ब्रिटिश कंपनी है, उनके रॉकेट्स यूजुअली हंटर्स में, ये जो तपन चौधरी जो एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे हंटर्स, उनमें वो मार्टिन बेकर का इजेक्शन सीट होता था, और उसमें वो 2 रॉकेट्स लगे थे सीट के नीचे, जो कि जब आप इजेक्ट करते हैं तो वो रॉकेट फायर करता है और 900 फीट ऊपर वो सीट को ले जाता है। मतलब ऑब्वियसली इजेक्ट करने के पहले आपको जो कॉकपिट का जो कवर है उसको निकालना पड़ेगा, मतलब एक बटन दबाने से वो खुल जाता है। उसके बाद वो सीट के बीच में, मतलब पाँव के बीच में एक वो इजेक्शन हैंडल होता है, उसको खींचने से वो रॉकेट्स फायर होती हैं, और फिर वो सीट बिल्कुल सीधा एकदम वर्टिकली ऊपर 900। क्या स्पीड होती होगी सर उसकी, जिस ऐसे ऊपर जब जाता है? बहुत बहुत तेज, बिकॉज वो रॉकेट फायर करता है सीट के नीचे से। हाँ, तो इट इज मतलब एकदम से मतलब आप बैठे हैं, मतलब यू आर, वैसे देखा जाए तो आपकी स्पीड मतलब इमोबाइल है, वहां से सडनली आपको वर्टिकली मतलब एकदम ऊपर 900 फीट फेंका जाता है। तो उससे मतलब आपके स्पाइन के ऊपर रीढ़ की जो हड्डी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर कई बार आ जाता है। तो उस वजह से अगर आपकी, खास करके अगर आपकी पोस्चर ठीक नहीं है, वो इजेक्शन के लिए एक मतलब पोस्चर सिखाया जाता है कि इस पोस्चर में अगर आप बैठें इजेक्शन सीट हैंडल पुल करने के टाइम पे, तो फिर वो इंजरी होने के चांसेस थोड़ी सी कम होती है। बट अगर मतलब अब इजेक्शन जब होता है तो आपके पास शायद 30 सेकंड भी टोटल आपके हाथ में नहीं है, मतलब जहाज नीचे जाने से और आपके जीवन बचाने में, मतलब यू प्रॉब्ली डोंट इवन हैव 30 सेकंड्स। तो उसमें कई बार वो पोस्चर वगैरह देखने के लिए इतना टाइम नहीं होता है पायलट के पास। वो अपना कैनपी को पहले वो कर देते हैं, खोल देते हैं, और इजेक्शन हैंडल जो है उसको पुल कर देते हैं, और वो सीट ऊपर निकल जाता है। सो मोस्ट केसेस में ये होता है कि पायलट को स्पाइन में इंजरी आ जाता है कई बार। तो दैट मतलब वो ये कॉमन ऑकरेंस है। तो तपन चौधरी के ही एक जूनियर थे वहाँ पे उसी 7 स्क्वाड्रन में, जो कि बाद में एयर मार्शल बने इंडियन एयरफोर्स के। उस टाइम पे फ्लाइंग ऑफिसर पिंगले थे, पीएस पिंगले। तो 20 साल 22 साल की उनकी उम्र रही होगी उस टाइम पे, 1.5 साल की नौकरी रही होगी। तो उनको भी उससे मतलब 1 वीक पहले उनके एयरक्राफ्ट को
मिसाइल लगी थी एयर में, तो ही हैड टू इजेक्ट। तो इजेक्ट किया उन्होंने, स्पाइन में भी इंजरी हुआ बट सेफली लैंड किए। 7-8 दिन वो मिलिट्री हॉस्पिटल में रहे। उसके बाद देन विद इन 7-8 डेज फिर वापस आ गए कॉम्बैट फ्लाइंग में, और फिर वो जो नेक्स्ट उनका सॉर्टी हुआ था उसमें उन्होंने एक पाकिस्तान एयरफोर्स का जेट को मार गिराया। हाँ, मैं उसी पर आ रहा था। आपके किताब का चौथा चैप्टर है, पेज नंबर 67। आपने जिक्र किया है मिस्टर एआर गांधी और पीएस पिंगले जी का, करेक्ट, जो बाद में एयर मार्शल बने, पीएस पिंगले जी। करेक्ट। और ये स्क्वाड्रन लीडर थे पाकिस्तान के सरफराज रफीकी। यस। क्या थी वो उस एयर रेड की कहानी, वो जरा आप हमें बताइए। ये एक्चुअली हलवारा ये 65 वॉर की ये है। ये हलवारा एयरफोर्स बेस में के ऊपर ये दोनों एक प्रोटेक्टिव पेट्रोल मतलब फ्लाई कर रहे थे, फ्लाइंग ऑफिसर गांधी और फ्लाइंग ऑफिसर पिंगले। इत्तेफाक से दोनों ने ही बाद में एयर मार्शल बने इंडियन एयरफोर्स के। ये प्रोटेक्टिव फ्लाइंग थोड़ा सा और आसान भाषा में अगर समझाएं। मतलब ये होता है कि एक दो जहाज आपकी ऑलरेडी हवा में है, तो अगर आपके ऊपर कोई अटैक आ रहा है तो ये दो जहाज को जो रेडार कंट्रोलर वगैरह बैठे हैं, वो उन जो इंट्रूडर्स जो आपके बेस के ऊपर आ रहे हैं अटैक करने के लिए, उनके पीछे मतलब इनको पोजीशन कर देंगे। अभी हाल ही में फाइटर मूवी आई थी जिसमें ऋतिक रोशन था, आई थिंक आपने देखी होगी सर। बिल्कुल। तो उससे मैं रेफरेंस लगा पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने असलियत में वैसा सीन नहीं देखा, लेकिन आम दर्शक भी वैसे समझ सकते हैं जब कोई फ्लाई करता है तो उनके प्रोटेक्शन के लिए जो चल रहे होते हैं, बिल्कुल उनकी बात है। फिर क्या हुआ सर आगे? तो उसमें उस पर्टिकुलर जो वो रेड था उसमें फ्लाइंग ऑफिसर गांधी ने पहले एक पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को मार गिराया, और पाकिस्तान एयरफोर्स के एक काफ़ी सीनियर पायलट थे, स्क्वाड्रन लीडर रफ़ीकी करके, सरफराज रफ़ीकी, जो कि मतलब काफ़ी वेल नोन थे एज अ पायलट। उनका काफ़ी मतलब ख्याति था। एंड उन्होंने जेट था वो सबूर 86 ऐसा कुछ नाम था उसका, जिससे वो अटैक कर रहे थे सरफराज। सेबर F-86 सेबर, मतलब अमेरिकन एयरक्राफ्ट है, अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट है। F जो सफिक्स प्रीफिक्स है वो फाइटर के लिए कहते हैं, फाइटर। तो F-86 ये उनका इस प्लेन का नाम था, उनके वो प्लेन का। और ये दोनों जो फ्लाइंग ऑफिसर गांधी और फ्लाइंग ऑफिसर पिंगले जो हवा में मतलब घूम रहे थे अराउंड मतलब हलवारा एयरफोर्स बेस की, उसके प्रोटेक्शन के लिए कि कोई अटैक उनके ऊपर ना हो, ये लोग हंटर्स में थे, हंटर एयरक्राफ्ट में थे, जो कि ब्रिटिश एयरक्राफ्ट था। तो फ्लाइंग ऑफिसर गांधी ने एक एयरक्राफ्ट को मार गिराया, लेकिन जो दूसरे रफ़ीकी स्क्वाड्रन रफ़ीकी की जो एयरक्राफ्ट थी वो अपने आप को पोजीशन किए, और पीएस पिंगले के जो एयरक्राफ्ट को उन्होंने हिट किया। एंड चूंकि वो आग लग गया प्लेन में और मतलब वो बिल्कुल मतलब क्रैश होने जा रहा था, तो इनके पास और कोई चारा नहीं था, ये इजेक्ट कर गए। तो उस इजेक्शन में इनको बैक इंजरी हुई, लेकिन ये 6-7 दिन वहाँ पे हॉस्पिटल में रहने के बाद, मिलिट्री हॉस्पिटल में रहने के बाद वापस ये आ गए स्क्वाड्रन में, और इनको एक्टिव फ्लाइंग में फिर से वापस भेजा गया, मतलब लड़ाई में फिर से फ्लाइंग में भेजा गया। अब आप ये सोचिए कि 20-22 साल का लड़का, 1.5-2 साल की नौकरी हुई है उस टाइम पे, इनकी टोटल एक्सपीरियंस भी कितनी हुई है, कितना करेज रहा होगा इनके पास कि एक बार उस तरह के सिचुएशन से गुजरने के बाद कि आपके जहाज को मतलब फायर करके आग लग गया, एंड आप इजेक्ट करके किसी तरह अपना वहाँ से निकले उस जहाज से। उसके 6-7 दिन के बाद वापस उसमें वापस जाना, एंड जा करके एक नेक्स्ट जो इनका इनकाउंटर हुआ था पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट से, उसमें उन्होंने एक पाकिस्तानी सेबर को मार गिराया। तो विच वाज मतलब ग्रेट, मतलब अगर आप देखें 20 साल के लड़के के लिए या 22 साल के लड़के के लिए कितनी करेज और कितनी मतलब गर्व की बात है। और इन दोनों को, फ्लाइंग ऑफिसर गांधी को, फ्लाइंग ऑफिसर पिंगले को, दोनों को ही इस फीट के लिए वीर चक्र से ये और दोनों ही एयर मार्शल बने। दोनों ही एयर मार्शल बने बाद में। और उस जो हिट हुआ था उसमें दोनों ने इजेक्ट किया था। हाँ, बिकॉज मतलब गांधी, फ्लाइंग ऑफिसर गांधी ने पहले एक एयरक्राफ्ट को मार गिराया, लेकिन उनको एक तीसरा एयरक्राफ्ट ने अटैक किया। ओके।
और उससे फिर वो मतलब उनको भी इजेक्ट करना पड़ा क्योंकि उनकी जहाज़ भी डैमेज हो चुकी थी। ठीक है सर, किस्सों में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है तो हम उस पर भी बात करेंगे। जो क्रिकेट वाला शौक था उसको भी बचा के रखते हैं। अब बाकी जब प्रोमो आएगा शुरुआत में तो सबको पता चल ही जाएगा कि क्या क्या चीज़ें अंदर मिलने वाली हैं। 1962 17 नवंबर चीन से जंग के दौरान गढ़वाल राइफल्स के राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, उनकी बहादुरी का एक किस्सा आपने लिखा है। क्या उम्र रही होगी सर उनकी? वो भी 18 साल के लड़के थे। हाँ, चीन की मशीन गन पोस्ट को नॉकआउट कर दिया था। बिल्कुल। वो सर बताइए रावत जी का तो अब 1962 में ऐसा था कि एक तो लड़ाई बहुत मतलब ऊंचाई पे हो रही थी, इन द सेंस कि 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पे लड़ाई हो रही थी अरुणाचल के पहाड़ों में, हिमालय में। और जो इंडियन आर्मी के जो पोस्ट थे वो बिल्कुल मतलब 10 लोग 12 लोगों की एक एक पोस्ट होती थी, छोटी छोटी पोस्ट। और वो एक दूसरे से, चूंकि वहाँ पे रोड्स वगैरह नहीं थे उस टाइम पे बिल्कुल ही, तो कम्युनिकेशन भी उनका बहुत मुश्किल होता था, आना जाना बहुत मुश्किल होता था। उनको सप्लाई करना, उनके राशन, पानी, एम्यूनिशन, बंदूकें, ये सारी चीज़ें इतनी मतलब मुश्किल होती थी उनके लिए। और जो चाइनीज़ फोर्स थी वो मतलब इनके नंबर्स इतने ज़्यादा थे कि ये 10 लोग हैं या 20 लोग हैं या 25 लोग हैं, वो शायद 1000 लोगों के साथ लड़ाई कर रहे हैं। तो ये नॉर्मल सिनेरियो होता था उस टाइम पे 1962 वॉर में, कि ये 20, 25, 50 लोगों की एक टुकड़ी और उधर से उनके सामने से चाइनीज़ आर्मी की जो फोर्स आ रही है वो 500, 700, 800 लोगों की फोर्स है। एक के बाद एक बार आपने उनको रोक दिया अपने फायरिंग से, अपने इससे थोड़ी देर के लिए वो रुक गए, फिर एक और वेव वापस आ गया, वेव आफ्टर वेव, वेव आफ्टर वेव, जब तक आपको वो ख़त्म नहीं कर दें, आपका पोस्ट वो मतलब बिल्कुल डिस्ट्रॉय ना कर दें, तब तक वो रुकेंगे नहीं। उनके पास इतना मैन पावर है। तो ये जो जसवंत सिंह रावत वाली जो कहानी है वो भी इसी तरह की बैकग्राउंड की है कि इनकी जो पोस्ट थी वहाँ पे चाइनीज़ आर्मी अटैक कर रही है और इनको ऑर्डर्स आए थे कि आप पीछे वापस आ जाइए, मतलब उस पोस्ट को आप छोड़ दीजिए और वापस पीछे आ जाइए। लेकिन पीछे जाने के लिए भी उस टाइम पे चूंकि ये चारों तरफ से इनके ऊपर फायरिंग हो रही थी तो बहुत मुश्किल था। तो एक चाइनीज़ MMG का पोस्ट था जो कि मीडियम मशीन गन जिसको कहते हैं, वो उनका पोस्ट था। वो इनके ऊपर बराबर फायर कर रही थी और इनको बहुत मतलब तकलीफ पहुंचा रही थी। तो जसवंत सिंह रावत ये 17 साल के लड़के थे उस टाइम पे, 18 भी नहीं, 17 साल के लड़के थे। तो इन्होंने वॉलंटियर किया, इनके 2 और साथी थे उनको लेकर के कि हम ग्रेनेड्स फेंकेंगे उस पोस्ट के ऊपर, MMG की जो पोस्ट है उसके ऊपर हम जा करके मतलब क्रॉल करके जाएंगे और जा करके ग्रेनेड फेंक करके उस पोस्ट को ख़त्म कर देंगे। और इन्होंने एक्चुअली ऐसा ही किया। 3 लोग, ये लोग 17-18 साल के लड़के, ये ग्रेनेड्स अपने जा करके क्रॉल करके गए और फेंके उस पोस्ट के ऊपर और उस MMG को उन्होंने नॉकआउट कर दिया। तो वो ख़त्म हो जाने के बाद मतलब फिर ये थोड़ी सी इनको राहत हुई, इनके जो बाकी जो ये थे, एंड वो लोग फिर अपने सेफ्टी उसमें वापस रिट्रीट कर पाए और काफ़ी लड़ाई हुई वहाँ पे। और वो वाला जो पोस्ट था, हालांकि इनके पास रिट्रीट करने के ऑर्डर्स थे, उन्होंने छोड़ा नहीं उस पोस्ट को, वो लड़ाई करके होल्ड किया उसको। एक पूरा दिन मतलब वो चाइनीज़ आर्मी रुकी रही वहाँ पे, मतलब वो उनका मतलब वो एडवांस नहीं कर पाए। और ये मेनली हुआ बिकॉज इनके ब्रेवरी के कारण कि ये, और जब ये वॉलंटियर किए थे ये 3 लड़के 17-18 साल के लड़के इंक्लूडिंग जसवंत सिंह रावत, इनको पता था कि ये लोग जिंदा नहीं बचेंगे, बिल्कुल ये जानते हुए इन्होंने ये वॉलंटियर किया था। और इसके बाद फिर जब लड़ाई ख़त्म हुई तो आर्मी ने इनको महावीर चक्र से इनको मतलब ऑनर किया। और इनकी जो यूनिट थी गढ़वाल राइफल्स की यूनिट जो थी, वो फिर वहाँ पे एक मंदिर सा बना है और उस मंदिर में अभी भी मतलब इनके स्टैचू वगैरह है और इनका जो ट्रंक है, इनका यूनिफॉर्म है, इनके जूते हैं आर्मी वाले। तीनों लोग राइफलमैन जसवंत सिंह रावत और बाकी जो 2 लोग जिनका जिक्र किया, तीनों के वहाँ पर वो मौजूद हैं।
मूर्ति? ये जो श्राइन मैं बोल रहा हूँ, ये जो मंदिर है, ये बेसिकली जसवंत सिंह रावत के नाम से ही है। अच्छा। और उस जगह को अभी उन्होंने फोर्ट जसवंतगढ़ नाम दिया हुआ है। ये उस पर्टिकुलर जगह का नाम ही जसवंतगढ़ हो गया है अभी। अच्छा, सेम ऐसा ही किस्सा है आपकी किताब में बूमाला। 16,500 फीट पर लड़ाई हो रही थी। बिल्कुल। सूबेदार जोगिंदर सिंह, जिन्हें बाद में परमवीर चक्र भी मिला, और जोगिंदर नगर भी रख दिया गया उस जगह का नाम जहां पर ये जंग हुई थी। वो भी इसी तरह की कहानी है। और उनकी भी यूनिट, मतलब उन्होंने वो उस यूनिट के सूबेदार थे, और उन्होंने मतलब अपने लड़कों को मोटिवेट किया कि हमारी जो लास्ट बुलेट है, लास्ट आदमी है, तब तक हम लड़ेंगे और आर्मी इनको हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। और वो उन्होंने ऐसा ही किया। ये मतलब चाइनीज़ आर्मी जब तक ये लोग रहे तब तक मतलब नहीं एडवांस कर पाए। बट वही होता था कि चाइनीज़ आर्मी के पास इतने ज़्यादा सोल्जर्स थे कि एक के बाद एक अटैक कर करके फाइनली मतलब ये जो 20-25 की टुकड़ी होती थी इंडियन आर्मी की, इनको वो मार ही देते थे। ठीक ऐसे ही एक B-24 बॉम्बर जहाज़ का जिक्र आपकी किताब में है। और ये जब हम देख रहे थे, ये करगिल वॉर का ही दौर था, जब विंग कमांडर रघुनाथ नंबियार ऊपर से फायर कर रहे थे। लेज़र गाइडेड बम थे उनके जहाज़ में। Yes. और नीचे इंडियन आर्मी की 18 ग्रेनेडियर्स ये लड़ रही थी। तो इन सब चीज़ों में पहली बार इसका वीडियो भी उस समय टीवी पर आया, बहुत फैसिनेट हुए लोगों ने देखा लड़ाई, मतलब आखिर युद्ध में कैसा होता है। एक चीज़ बताइए सर कि अब तो गाइडेड बम आ गए हैं, वो क्या दौर था, कैसे निशाना लगाता था पायलट और जाता था, क्या होता था, वो थोड़ा सा वो तो हमें डिटेल। पहले एक्चुअली जो बॉम्बिंग का ये था, उसमें आपको फिजिकली टारगेट के ऊपर पहुंचना होता था। मतलब जो भी आप जहाँ पे आपको बम गिराना है उसके ऊपर एकदम लो लेवल पे आपको जहाज लेके जाना पड़ता था। और फिर वहाँ से वो बॉम्ब का एमिंग डिवाइस होता था जहाज में उन दिनों में, तो उससे एमिंग होता था। और जो बॉम्ब्स वगैरह जो मतलब क्रू मेंबर जो हैंडल करता था। ये भी बताइएगा सर, B-24 जो बॉम्बर जहाज होता था, कितने लोग होते थे उसमें? B-24 में एक्चुअली 8 लोग होते थे। मतलब पायलट था, को पायलट था, नेविगेटर, कई बार 2 नेविगेटर भी ले जाते थे। 8 से 10 लोग होते थे एक्चुअली। तो कई बार 2 नेविगेटर भी होते थे उसमें। फिर उनके अलग अलग उसी बॉम्बर प्लेन में अलग अलग गन मतलब पोजीशंस थे। एक नोज गनर था, एक टॉप मिड अपर गनर कहते थे उसको, वो कॉकपिट के पीछे ऊपर जहाज के। एक वो बॉम्ब का एक मतलब गन का वो था, पोजीशन था। एक टेल गनर होता था जो कि बिल्कुल पीछे जहाज के मतलब वो टेल में होता था। साइड में ये था कि वहां से भी फायरिंग हो सकती थी। तो इस तरह के गनर्स 4-5 गनर्स होते थे जी। 2 नेविगेटर्स होते थे, 2 पायलट्स होते थे, एक फ्लाइट इंजीनियर होता था। तो इस तरह से 8 से 10 लोगों की क्रू होती थी उनकी। और ये बहुत बड़े बड़े जहाज होते थे। B-24 तो बहुत बड़ी जहाज थी। 28-29 हज़ार किलो वजन होती थी इनकी। तो इनके मतलब सभी के काफ़ी काम होता था ड्यूरिंग मतलब फ्लाइट में। और एवरीवन वाज सो बिजी, मतलब कुछ ना कुछ सभी के अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे। और कोई भी मिशन सक्सेसफुल होने के लिए इन सभी की मतलब वो टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी होता था कि सब अपने अपने काम अच्छे से करें, तब जा कर के बॉम्बिंग होती थी, तब जा कर के किसी टारगेट को ये हिट कर सकते थे। आपने किताब में एक 1971 का वॉर का जिक्र किया है। स्क्वाड्रन लीडर ML बॉन्थ्रा, निकनेम क्या कहते थे आप लोग उनको? बाउंटी। तो आपने जिक्र किया है कि अमृतसर में एक सलोन में बैठे हुए थे वो, हजाम आम भाषा में, वहां बैठे थे। और जब ऊपर से गुजरे जहाज तो उन्होंने आवाज से पहचान लिया था। ऐसा आपने उनकी डायरी के कई किस्सों का भी जिक्र किया है। बिल्कुल। वो क्या किस्सा था सर? एक्चुअली ये 3 दिसंबर 1971 की कहानी है। और उस दिन पहली बार 71 वॉर मतलब एक्चुअली पाकिस्तान एयरफोर्स की अटैक हुई थी इंडियन एयरफोर्स के बेसिस के ऊपर जी। एक उनका ऑपरेशन हुआ था जिनका नाम उन्होंने रखा था ऑपरेशन चेंगिस खान। हाँ। उसके बेसिस पे उन्होंने 11 इंडियन एयरफोर्स बेसिस को
ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे अटैक किया, शाम के टाइम पे। और जैसलमेर, जोधपुर, हलवारा, आदमपुर, अवंतीपुर, श्रीनगर, इस तरह से हर जगह पे एक साथ अटैक किया। और उनका मकसद ये था कि जो रेडार यूनिट्स हैं उनको ख़त्म कर दें और इनके जो रनवेज वगैरह हैं उनके ऊपर बॉम्ब गिरा दें, सो दैट वहाँ से कोई टेक ऑफ ना हो पाए। और अगर हो सके इनको ज़मीन पे, जो जहाज इनके ज़मीन खड़े हैं उनको भी अटैक करके नष्ट कर दिया जाए, सो दैट मतलब इंडियन एयरफोर्स युद्ध शुरू होने से पहले ही ऑन द ग्राउंड ही खत्म हो जाए। दैट वाज द, हवा में एक भी विमान नजर ना आए उनका। तो ये उनका मकसद था, ये ऑपरेशन चंगेज खान था, उनका मकसद ये था। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से ये कोशिश किया, बहुत सारे उनके एयरक्राफ्ट ये 11 बेसिस पे अटैक भी किया, लेकिन जितना उन्होंने मतलब सक्सेस सोचा था कि होगा उतना हो नहीं पाया। और ये इसी तरह से ये बोंत्रा साहब जो थे, स्क्वाड्रन बोंत्रा, वो अमृतसर रेडार बेस में उस टाइम पे पोस्टेड थे। वो अमृतसर टाउन पे अपना हेयर कट ले रहे थे, सिविल एरिया में रहते थे उस टाइम पे। तो सडनली वहाँ पे सलून में बैठ करके उनको ये एक जहाज की आवाज़ आई जो कि नहीं पहचानी हुई थी उनकी, क्योंकि जो हम लोग जो जहाज़ों में काम करते हैं उनको जहाज के इंजन्स की आवाज़ से भारत का तो नहीं था, उनको ये समझ में आ गया ये जहाज भारत का तो नहीं पता चल जाता है कि कौन सा जहाज है। तो जो जहाज हम मतलब एवरीडे में जिनकी हम इंजन नॉइज हम सुन रहे हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके इंजन की आवाज़ से ही। तो उनको ये लग गया कि ये जो इंजन है ये किसी और जहाज का है, इंडियन एयरफोर्स का जहाज नहीं हो सकता। तो ये भाग करके सलून से बाहर आए और इन्होंने देखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स की मतलब वो पूरी ग्रीन एंड वाइट वाली स्टार्स एंड मार्किंग वगैरह ले करके एक वो F-104 स्टार फाइटर कहते थे, वो जहाज थी जो कि इन्हीं के जो रेडार का बेस था उसके ऊपर अटैक करने के लिए आई हुई थी। और इसी से मतलब ये जो 3 दिसंबर की ये जो फोकस्ड अटैक्स थी पाकिस्तान एयरफोर्स के, उसके बाद ही उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने अनाउंस किया कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट अ स्टेट ऑफ वॉर। तो 1971 की लड़ाई वो 3 दिसंबर की जो इनकी रेड्स थी उसके बाद ही मतलब एक्चुअली ऑफिशियली शुरू हुआ। ये जो नई वाली सर जनरेशन है, इसने बालाकोट स्ट्राइक को बड़ा करीब से सुना, देखा अखबारों में, और जिस तरीके से फिल्मों में ख़ास तौर पर इनका वर्णन किया गया उससे जो है काफ़ी अच्छे तरीके से इन लोगों ने समझा है, लोगों ने, ख़ास तौर पर यंग जनरेशन है। तो कैसे एक MiG-21 और F-16 की लड़ाई हुई होगी, और इस दौरान एक टर्म बहुत चर्चा में आया था, डॉग फाइट। क्या होता है सर, ये थोड़ा सा बताइए। डॉग फाइट बेसिकली दो जहाज मतलब एयरक्राफ्ट, दो एयरक्राफ्ट हवा में जब एक दूसरे से लड़ाई करते हैं उसको डॉग फाइट कहते हैं। तो डॉग फाइट तो मतलब एकदम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब पहली बार फाइटर एयरक्राफ्ट एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू किए हवा में, तब से मतलब ये टर्म बहुत पॉपुलर है, और खास करके एयरफोर्स के जो सर्कल्स हैं उसमें, और ये अब तक चलता आया है। और डॉग फाइट तो अब थोड़ा सा मतलब जो पहले हम जो समझते थे डॉग फाइट से कि दो एयरक्राफ्ट बिल्कुल करीब आ जाएंगे और एक दूसरे से मैन्यूवर करेंगे फायरिंग मतलब एडवांटेज लेने के लिए, और एक जहाज ऊपर से एक जहाज दूसरे के मतलब टेल के ऊपर बैठ जाएगा जा करके और वहां से फिर फायर करेगा। तो वो अभी वो कॉन्सेप्ट काफ़ी धीरे धीरे चेंज हो रहा है नए उसमें, क्योंकि अब जो है अब ऐसे वेपन्स आ गए हैं, मिसाइल्स आ गए हैं, साइड वाइंडर या जो भी मिसाइल्स हैं, ये आप बहुत दूर से फायर कर सकते हैं, और ये बिल्कुल टारगेटेड वो हैं कि वो गाइडेड वेपन्स हैं। तो उसके लिए आपको अपने जो एनिमी जहाज है जिसके ऊपर आप मतलब मारना चाहते हैं जिसको, उसके बिल्कुल करीब जाने का अब कोई ज़रूरत नहीं रहा। इवन बॉम्बिंग भी चेंज हो गया। बॉम्बिंग का भी जैसे मैंने अभी बताया कि पहले आपको टारगेट के बिल्कुल ऊपर डाइव करके आना पड़ता था, टारगेट के ऊपर आके अपना बॉम्ब रिलीज करते थे। अब वो चीज़ ख़त्म हो गया। आप 6, 7, 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर से बिल्कुल आप अपना जो निशाना साधा और गाइडेड, बस उसको आपने वो कंप्यूटर में उनके कोऑर्डिनेट्स फीड कर दिया और 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर से उनको छोड़ दिया जाने के लिए। एक जहाज़ की खूब चर्चा हुई, राफेल। इसके बारे में आप
क्या सोचते हैं? और ज़रा पाकिस्तान के पास जो JF-17 है उसके मुकाबले हमारा राफेल कैसा है, वो थोड़ा सा आप बताइए। एक्चुअली हम लोग बहुत पहले से इंडियन एयरफोर्स में फ्रेंच जो जहाज़ हैं उनको हम काफ़ी यूज़ किए हैं और काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं वो हमेशा से ही। जी। तो राफेल से पहले हमारे पास पहले तो 1965 वॉर में मिस्टियर करके एक जहाज़ होती थी जो कि फ्रेंच जहाज़ थी, तो वो सक्सेसफुली अपना इंडियन एयरफोर्स ने फ्लाई किया काफ़ी दिनों तक। 65 वॉर में उनका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। फिर 1980s में मिराजेज आए। मिराज भी फ्रेंच एयरक्राफ्ट था। मिराज भी फ्रांस से आया था। कारगिल वॉर में भी मिराज का बहुत अच्छे से इस्तेमाल हुआ। और ये सारा जितना भी लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स वगैरह यूज़ किए गए थे वो सब मिराज से ही मतलब वो किया गया था। और टारगेट लोकेट करना, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी था, क्योंकि जो जहाज़ है उनका चूँकि स्पीड इतना ज़्यादा होता है, जब आप पहाड़ों के ऊपर जा रहे हैं, मान लीजिए कारगिल के जैसे है जी। टाइगर हिल के ऊपर 7 या 8 टेंट की आपकी टारगेट है और आपकी जहाज जा रही है स्पीड ऑफ साउंड से दुगुना स्पीड पे, तो वो 7 टेंट लोकेट करके उनको हिट करना मतलब ऑलमोस्ट नामुमकिन है। मतलब अगर आप अपने खुले आंख से देखें तो यू विल नॉट, मतलब वो दिखेंगे ही नहीं वो आपको। बिल्कुल पॉसिबल। तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है वो खास करके कारगिल वॉर में ये जो स्मार्ट बॉम्ब्स की टेक्नोलॉजी आई और इनका जो मैग्निफिकेशन कैमरा वगैरह होते थे जिनसे टारगेट लोकेट किया जाता था, वो सब इजराइल के सहायता से इंडियन एयरफोर्स ने उनको मतलब वो इंटीग्रेट किया अपने मिराजेस में और बहुत सक्सेसफुली इंटीग्रेट किया। और उस वजह से कारगिल वॉर में खास करके मिराजेस का बहुत अहम रोल रहा था। बहुत मतलब उन्होंने मतलब 10 दिन के अंदर ऑलमोस्ट जो एक्चुअल जो उनका इंडियन एयरफोर्स का जो काम था उस वॉर में वो उन्होंने 10 दिन के अंदर कर दिया था। तो सिमिलरली राफेल जो है, राफेल भी उसी जनरेशन का मतलब उसी बैकग्राउंड का जहाज है एंड कैपेबिलिटी उनकी भी मतलब बहुत ही मतलब अच्छी कैपेबिलिटी है। और जो चाइनीज़ एयरक्राफ्ट है जो JF-17 या जो चाइना अभी पाकिस्तान जो यूज़ कर रहे हैं JF-19 वगैरह, तो वो अच्छे एयरक्राफ्ट हैं वो भी, लेकिन हमारे ये जो राफेल है वो उनसे मतलब किसी भी हालत में वो कम नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो मतलब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, मैं जो अगला सवाल पूछ रहा हूँ वैसे तो मैं फैक्चुअली करेक्ट हूँ, अगर मैं नहीं करेक्ट हूँ, इनकरेक्ट हूँ तो आप मुझे टोक दीजिएगा। दुनिया के चौथी सबसे बड़ी फोर्स होने के बावजूद भी हमारे जो जवान हैं, किसी भी सर्विस में हो वो जवान, उनके जो गियर्स है, सेफ्टी गियर्स है, वो इतने एडवांस नहीं हैं। हम चाहे अमेरिका की बात करें, रूस की बात करें, चीन की बात करें, और ख़ासतौर पर मैं देखूं हेलमेट्स हो, नाइट विजन टैक्टिक्स इक्विपमेंट हो, ये सारी चीज़ें जो है ना, क्या वाकई में आपको लगता है कि ये हम उस लेवल पर अभी नहीं हैं फोर्सेस में? अभी मतलब मैं एक्चुअली एग्री नहीं करूंगा आपसे इस बात पे, क्योंकि जो अभी हमारे पास जो इक्विपमेंट आने लग गया है, ये बात जो आप कह रहे हैं ये कुछ सालों पहले तक ये शायद मतलब बिल्कुल सही था, लेकिन अब जो धीरे धीरे जो गियर जो इक्विपमेंट आ रहे हैं हमारे सोल्जर्स के पास, वो किसी भी मतलब वर्ल्ड के किसी भी एडवांस्ड एयरफोर्स हो या मतलब आर्म फोर्सेस हो उसके बराबर की है। तो मतलब अभी के लिए अब मेरे ख्याल से ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। तो मतलब ये परिवर्तन पिछले कितने सालों में आपको लगता है? पिछले 10 सालों में 10 साल 15 साल में यस परिवर्तन हाँ बिल्कुल हो गया है। ठीक है, एक चीज़ और बताइएगा सर, आपने तो अनुभव किया होगा, जो फाइटर जेट की स्पीड तो बहुत ज़्यादा होती है और जब उसमें डाइव लगाया जाता है तो कहते हैं कि वज़न ही फील नहीं होता। कैसे महसूस होता है उस समय पायलट को? अगर वो एक्सपीरियंस आप बता सकें, कैसा वो फीलिंग क्या होती है? उसमें मतलब हम लोग उसको और इसमें ये भी मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर ऐसी एक फ्लाई कर लेता है कोई पायलट तो उसका वेट भी कम होता है, ऐसा भी कुछ? क्या ये सच है? मतलब वेट एक्चुअली बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप मैन्यूवर कर रहे होते हैं तो कई बार आपके ऊपर, आपके बॉडी के ऊपर जो नॉर्मल जो ग्रेविटी का जो पुल है जी, जिसको हम जी कहते हैं फिजिक्स में, जी, तो उससे कई गुना ज़्यादा फोर्स आपके बॉडी के ऊपर काम करती है, बिकॉज
मतलब वो एयरक्राफ्ट के स्पीड के वजह से, उसकी जो एटीट्यूड है, या मतलब जिस तरह से वो उस टाइम पे उड़ रही है उसके वजह से जो ग्रेविटेशनल पुल है वो पायलट के बॉडी के ऊपर मतलब 8 to 9 टाइम्स कई बार, जो नॉर्मल हमारे या आपके ऊपर अभी जो काम कर रही है फोर्स, उससे 8 to 9 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें दो चीज़ें होती है कई बार, जब वो नीचे की तरफ मतलब अगर एयरक्राफ्ट उड़ रही है और जी आपको नीचे की तरफ खींच रही है, उस टाइम पे आपका जो ब्लड फ्लो है वो पूरा पाँव में चला जाता है। तो जो ब्रेन में आपका जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है वो बिल्कुल बंद हो जाता है, एंड एवरीथिंग गोज इनटू योर लेग्स। तो जिसके वजह से आपका जो विजन है, आपका जो मतलब कॉन्शियसनेस है, ब्रेन में अगर ब्लड नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो आप कॉन्शियसनेस ही लूज कर बैठेंगे। तो वो होता है कई बार। उसको काउंटर करने के लिए एक एंटी जी सूट पहनते हैं पायलट्स, फाइटर पायलट्स, जो कि बेसिकली एक बहुत टाइट एक वो होता है, मतलब सूट के तरह होता है, जो इस चीज को मतलब कुछ हद तक प्रिवेंट करता है। ये जो ब्लड मतलब बिल्कुल पाँव में चला जाए, इसको प्रिवेंट करता है। एंड तो उसको मतलब अगेन मतलब लेकिन पूरी तरह से इसको काउंटर करना पॉसिबल नहीं है। तो जो फाइटर पायलट्स हैं वो इस बात की आदत डाल लेते हैं। इनकी ट्रेनिंग में धीरे धीरे मतलब इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि दे गेट यूज्ड टू इट, और कई बार फिर भी कॉन्शियसनेस अगर चला गया, इट कम्स बैक अगेन विद इन मतलब कुछ सेकंड्स के अंदर। ठीक है। सर एक चीज़ बताइएगा, एक कॉकपिट जो होता है अमूमन कितना साइज होता है कॉकपिट का? कॉकपिट में मतलब आप एक एवरेज बस एक आदमी बैठ के आपके जस्ट मतलब हेड के ऊपर मतलब आपका कवर है कैनोपी का, मतलब जनरली इतना ही होता है उसमें। अच्छा, मतलब बहुत कम स्पेस होता है, एंड आपके इंस्ट्रूमेंट्स और आपको बैठने के लिए जितनी जगह चाहिए उतना ही यूजुअली होता है, और उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब बस स्पेस होता है, थोड़ा सा स्पेस होता है, हेड स्पेस होता है, लेकिन आसमान पूरा अपना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो छोटे से कॉकपिट में आप फ्लाई करते करते ये जो 22 गज की पिच होती है, मतलब आपके अंदर का जो क्रिकेटर है, ये वाला शौक कैसे लगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। रणजी खेल चुके हैं आप अंपायरिंग भी घरेलू क्रिकेट में कर चुके हैं। एक्चुअली क्रिकेट तो मैं मतलब स्कूल कॉलेज में से ही खेलता था उस टाइम से ही। तो क्रिकेट एक्चुअली मेरा पहला पैशन था। तो मुझे लगा कि शायद मैं इसको आगे भी खेलूं। तो इसलिए जब फौज मैंने ज्वाइन किया, एयरफोर्स ज्वाइन किया, तो उसके पीछे भी मतलब यही कहानी था कि आई बेसिकली वांटेड टू कंटिन्यू विथ माय क्रिकेट, बिकॉज सर्विसेज की अपनी टीम खेलती थी रणजी ट्रॉफी में। तो मुझे लगा कि शायद मुझे भी मौका मिलेगा उस टीम से खेलने का, और फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ। तो मैं अपना क्रिकेट करियर कंटिन्यू कर सका, और रणजी ट्रॉफी खेला। रणजी ट्रॉफी में 100 भी किया, और मेरे बड़े भाई भी थे एयरफोर्स में। तो एक पर्टिकुलर मैच में, रणजी ट्रॉफी मैच में, हम दोनों भाइयों ने एक साथ 100 किया, तो दोनों ने 100 किया सेम इनिंग्स में, जो कि एक मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड था। हो गया। हाँ। बहुत बड़े नाम है भाइयों में जिन्होंने ऐसा किया है। ग्रेग चैपल, मार्क वॉ, स्टीव वॉ, इयन चैपल। तो उसमें हमारा भी एक छोटा सा नाम आता है। अच्छा, अब चलते चलते मेरा आखिरी सवाल है, ये एयर वॉरियर्स लिखने की प्रेरणा कैसे मिली और किस तरह से कंपाइलेशन किया, वो थोड़ा सा मुझे आप प्रोसेस अगर बताएं। मैं एक्चुअली आउटलुक के लिए क्रिकेट के ऊपर लिखता था। तो मैं क्रिकेट का उनका मतलब क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट टाइप या जो भी आप कहें उनको, रेगुलरली लिखता था उनके लिए। तो उसमें किसी के नज़र में वो मेरे जो आर्टिकल्स थे वो किसी के नज़र में पढ़ा, और उनको लगा कि उनको अच्छा लगा कि जो भी लिखने का शैली है तो वो अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि चूंकि आप एयरफोर्स में थे तो आप एयरफोर्स के बारे में क्यों नहीं लिखते हैं। तो ये एक्चुअली मतलब वहाँ से शुरू हुआ। ये बताने वाले कौन से शख्स थे, उनका नाम भी अगर आप बताएं, किन्होंने आपको इंस्पायर किया, कौन शख्स थे? ये एक्चुअली हमारे एक सीनियर थे एयरफोर्स में ही, एयर मार्शल बने वो बाद में, मतलब एक इंजीनियर थे बेसिकली बाय ट्रेनिंग, मतलब अपने रुड़की से पढ़े हुए। तो वो हमारे साथ रणजी ट्रॉफी भी खेले थे क्रिकेट में। वो भी क्रिकेट के बहुत शौकीन थे।
तो हमसे काफ़ी सीनियर थे, तो उनके साथ काफ़ी दिनों तक मेरा मतलब वो टच रहा, इवन क्रिकेट खेलना दोनों ने जब बंद किया उसके बाद भी। तो उन्होंने ही कहा था ये बात पहली बार कि आप अच्छा लिखते हैं, क्रिकेट के ऊपर अच्छा लिखते हैं, तो आप एयरफोर्स के ऊपर क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो वहाँ से ये बात शुरू हुई और फिर हमने मतलब। और फिर ये किस्से और कहानियाँ कैसे जुटाए, क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगा इस किताब को लिखने में? ये करीब अराउंड 7 to 8 months लगे थे इसमें। और बेसिकली काफ़ी लोगों से बातचीत किया मैंने, जो कि खुद उस टाइम पे जिसके बारे में मैं लिख रहा था, उस टाइम पे या उस स्टोरी में खुद पर्सनली इन्वॉल्व रहे थे। तो इस तरह के भी कुछ लोग थे जिनकी उम्र अभी मतलब 80-85 ईयर्स की हो चुकी है। लेकिन इनसे जब मैं बात किया तो मैं हैरान रह गया कि इनकी मेमोरी इतनी शार्प है और इतनी डिटेल में उन्होंने मुझे बताया हर चीज़ को कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था, कि मैं बिल्कुल हैरान रह गया। और फिर उसके बाद ये जो मुझे बेस एक मिल गया स्टोरी का, उसको फिर मैंने रिसर्च किया थोड़ा सा, कुछ अपने इंडियन एयरफोर्स के आर्काइव से रिसर्च किया, कुछ वैसे गूगल पे रिसर्च किया करके धीरे धीरे ये कहानियाँ मतलब बनती गई। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी दिलचस्प बातें बताई एयर वॉरियर्स के बारे में। तो ये थे आज के हमारे रखवाले सीरीज के मेहमान, वो जाबाज जिनकी कहानी हमें न सिर्फ प्रेरणा देती है बल्कि हमारे दिलों में देशभक्ति की लौ को और तेज कर देती है। ऐसे ही वीरों की कहानियां लेकर हम हर बार आपके सामने आएंगे ताकि आप जान सके उन लोगों की जिंदगी जो चुपचाप अपनी ड्यूटी निभाकर हमें सुरक्षित रखते हैं। आपका साथ ही हमारी ताकत है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और हाँ, हमें ये भी बताइएगा कि अगली बार आप किस रखवाले की कहानी सुनना चाहते हैं। फिलहाल मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, लेकिन याद रखिए हमारे असली हीरो कभी नहीं रुकते। जय हिंद, जय भारत, और सलाम उन रखवालों को जो दिन रात हमारी हिफाजत में लगे रहते हैं। अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देश के रखवालों को दिल से सलाम।